Hello everyone, welcome to the new session of Economic Survey. In today's session, we are going to discuss chapter number 7 and chapter number 8 of Economic Survey. Chapter number 7 आपका डील करता है प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट के साथ, और चैप्टर नंबर 8 जो है आपका एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर से रिलेट करता है। तो चैप्टर नंबर 8 जो है एज कंपेरिजन टू चैप्टर नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 7 में बहुत ऐसे कम फैक्ट्स आपको मिलेंगे जो आपको मेमोराइज करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन चैप्टर नंबर 7 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप कुछ आपको देखने को मिलेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में हम ज़्यादा यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, किस तरह से इन्फ्लेशन जो है ऊपर नीचे गई है। और अगर हम देखें कोरोना एपिडेमिक जो हुआ था तो उसकी वजह से सप्लाई चेन में जो है इंटरप्शन आई, तो इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गई थी, और कैसे हमारा यहाँ पे जो है ग्रोथ रही है, कैसे हमने इम्प्रूव किया है इन्फ्लेशन को लेके, वो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और देखिए यहाँ पे इन्होंने यही बात की है कि सप्लाई चेन जो उसमें इंटरप्शन आई थी ड्यू टू कोरोना एपिडेमिक, तो इसमें जो आरबीआई की जो टॉलरेंस रेंज है 6%, उससे ज़्यादा हमारी इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। ठीक है, 2022 अगर हम 21-22 की बात करते हैं, राइट। उसके बाद फर्दर हिमाचल प्रदेश की इन्फ्लेशन रेट जो है 2017 से 19 तक सिर्फ 4% था, लेकिन जब कोरोना एपिडेमिक आया तो ये बहुत बढ़ गया। आगे अप्रैल और दिसंबर तक हम देखें, अप्रैल से लेके दिसंबर तक की अगर हम देखें करंट फाइनेंशियल ईयर में इन्फ्लेशन को देखें, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन को अगर देखें तो देखिए हमने जो यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया है 2.4% से लेकर 5% तक हमने डाउनफॉल देखा है इन्फ्लेशन का। ये ध्यान रखना, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, ये फिगर जो है ना, ये जो इफेक्ट्स हैं चैप्टर से, यही इंपॉर्टेंट है। आपने इन्हीं पे ज्यादा फोकस करना है, यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं, WPI के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपने ध्यान रखना है कि कितना डाउन जो है फॉल आया। 15.4% से सीधा हमने 5% जो है यहाँ पे डाउनफॉल देखा गया है होलसेल प्राइस अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। ठीक है, जो होलसेल एंड पे हम बात करते हैं, आपको पता ही है कि हम किस तरह से इन्फ्लेशन को देखते हैं, होलसेल एंड पे भी देखते हैं और कंज्यूमर एंड पे भी देखते हैं। तो कंज्यूमर एंड पे हम रूरल और अर्बन का भी देखते हैं और उनका कंबाइंड देखते हैं, तो कंबाइंड इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे जो सीपीआई कंबाइंड है ना, वो भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स को आपने देख लिया, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन को देख लिया, अब सीपीआई कंबाइंड को अगर हम देखें कंज्यूमर एंड पे इन्फ्लेशन, आपको पता है किस तरह से मेजर की जाती है। यहाँ पे टैक्स और सर्विसेज जो है वो और सर्विस टैक्स जो है वो और जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ का इन्फ्लेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ सीपीआई कंबाइंड को देखें तो 6.5% से लेके 3.9% तक का जो है यहाँ पे डाउनफॉल देखा गया है। ये ध्यान रखना है, ये दोनों आपने इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें ध्यान रखनी है, WPI को भी ध्यान रखना है और सीपीआई कंबाइंड को ध्यान रखना है। तो 6.5 से कितना गया, ये 3.9 गया। अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर को मेजर कर रहे हैं, अगर हम अप्रैल से लेकर दिसंबर 22 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। आगे चलते हैं, ये एक यहाँ पे फिगर दिया, टेबल दिया गया है। ठीक है, इस टेबल में कुछ जो चीजें आपने ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि देखिए यहाँ पर 2022-23 में जो प्रोजेक्टेड है, ठीक है, वो 11.5 है अगर हम दिसंबर तक की बात करते हैं। ठीक है, और 2022-23 में 11.5 होलसेल प्राइस इंडेक्स जो बड़ा है, देखिए यहाँ पे 12.7 था 21-22 में, सबसे ज्यादा यहाँ देखा गया, राइट, जो प्रोजेक्टेड था 12.7, और 21-22 में यहाँ पर 13 था, 13 से 12.7 गया, फिर 12.7 से 11.5 आया। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन बताया है डिफरेंट ईयर्स में। सो यहाँ पे ध्यान रखना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड का भी आपने ध्यान रखना है। ये रूरल और अर्बन को आप ना कंसीडर करें चलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने ध्यान रखना है कि कैसे 6% से हमने फ्रॉम लास्ट ईयर टू अब करंट फाइनेंशियल में 4.8 तक पहुंचे। ठीक है, कि टेबल में कुछ चीजें जो है वो बताई गई है। हालांकि इस टेबल में ये दो चीजें आपने थोड़ा ध्यान रखनी है, 21-22 से 22-23 में किस तरह से होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई कंबाइंड जो है आपका वेरी किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो करंट फाइनेंशियल ईयर में है। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स अप्रैल 2022 में 15.4 था, 15.4 था, और ये सीधा डाउनवर्ड आया है आपका 5 तक आया है, 5% तक आया। ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो और चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कंबाइंड, आपका सीपीआई कंबाइंड वो आपका 6.5 से जो है, जो आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट है, ये देखिए आरबीआई का जो टॉलरेंस लेवल है 6%, उससे नीचे आता गया और ये पहुंच गया आपका 3.9 तक। तो ये दो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर से चीजें ध्यान रखनी है, WPI और सीपीआई कंबाइंड, ये इंपॉर्टेंट है, यही चीजें आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, फाइन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर में जो चीजें आपने ध्यान रखनी है वो ये है, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को लेकर और सिविल सप्लाईज को लेकर सरकार हिमाचल की क्या कर रही है। ठीक है, वो चीजें यहाँ पे बताई हैं। तो देखिए हम पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए यहाँ पे टारगेटेड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है कि कैसे ये काम करता है। यहाँ पे टोटल फैमिली जो है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज है, नॉमिनल अमाउंट ऑफ मनी में जो है वो लोगों को वीट आटा, राइस, शुगर जो है मिलता है।
इसमें दो कैटेगरी में मिलता है। ध्यान रखना है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो है वो यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल अमाउंट ऑफ मनी में 1 to 3 kg से लेके वेरी करता है ये पर के, यहाँ पे जो है वो 3 रुपीज पर kg के हिसाब से राशन पानी आपको मिलता है, 1 रुपए से लेके 3 रुपए तक की वेरी करता है, ठीक है। और इसमें व्हीट और व्हीट आटा और कुछ और एसेंशियल कमोडिटीज मिलती हैं जो बहुत ही लोग पुअर हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पर फैमिली को 35 kg फूड ग्रेन मिलता है पर फैमिली। और यहाँ पे जो ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड है जिनको सरकार ने सिलेक्ट किया है कि हाँ इनको भी जरूरत है राशन पाने की बहुत ही कम रेट पे, तो उन लोगों को भी मिलता है, लेकिन उन लोगों को यहाँ पे बोला है 5 kg पर पर्सन के हिसाब से मिलता है। और यहाँ पे जितने भी हैं मेंबर्स उनको 35 kg मिलेगा, तो मिलेगा। जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाले हैं सरकार उनको सिलेक्ट करती है कि अच्छा इन घरों को इस तरह से ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, तो उनको 5 kg पर पर्सन के हिसाब से राशन पानी मिलता है। यहाँ पे 3 मेंबर्स होंगे तो 15 kg ही क्या, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 मेंबर भी है तो 35 kg जाएगा। और इस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर ये पार्ट आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो अदर देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है, जो और लोग हैं जो APL वाले हैं, अब पॉवर्टी लाइन है, उनको भी सब्सिडाइज रेट पे जो है राशन पानी मिलता है। और कितने हैं यहाँ पे बताया उन्होंने 19,64,944 जो है वो कार्ड्स को जो है वो इशू किया गया है, और जो कवर करते हैं 74 लाख कार्ड होल्डर्स को अप्रोक्सीमेटली। तो ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये फैक्ट्स आपने थोड़ा ध्यान रखने हैं, राइट। मेंस में भी प्रश्न पूछा गया था लास्ट ईयर इस चीज को लेके, फूड सिक्योरिटी को लेके, सिविल सप्लाईज को लेके मेंस में प्रश्न आया था, जस्ट जो अभी पेपर हुआ है। तो अपने इनका ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग, दिस इज द हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन। और ये क्या है, इनके क्या मेन मोटिव रहते हैं? जो ऑलरेडी आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना है, ये इसका काम है, स्ट्रेंथनिंग दिस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि किसी तरह की कोई हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए। और ये इंश्योर करना है कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो एक रीजनेबल रेट्स पे जो है वो सरकार को मिलते रहे, या ठीक है लोगों को मिलते रहे। और अवेयरनेस भी जनरेट करनी है कंज्यूमर्स एंड पे, ठीक है, कि आपके क्या राइट्स हैं रिगार्डिंग योर गवर्नमेंट सप्लाईज। तो वो भी अवेयरनेस भी क्रिएट करने का काम कर रहा है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, ठीक है। बाकी फर्दर गवर्नमेंट सप्लाई की बात करते हैं तो कुछ देखो इस तरह से बताया इन्होंने, सप्लाई करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, जिसमें इतना करोड़ इन्होंने यूटिलाइज किया है। और सप्लाई ऑफ सीमेंट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मनरेगा में इन्होंने सीमेंट सप्लाई जो है दी है। सप्लाई ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, गैल्वेनाइज्ड पाइप्स हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट को, ये सब जो है सप्लाई करने का काम भी ये कॉर्पोरेशन करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे फर्दर ये मनरेगा में इन्होंने बताया कि मनरेगा में बेसिकली इन्होंने सीमेंट सप्लाई करने का काम किया है। और जो ट्राइबल एरियाज हैं उन एरियाज में फूड सिक्योरिटी को लेकर जो है एसेंशियल जो कमोडिटीज हैं वो प्रोवाइड करने का काम किया है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसकी अच्छी तरह से इंप्लीमेंटेशन हो उसको इंश्योर करता है। और एक मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना है, इसके तहत जो है वो 1,18,700 LPG कनेक्शन जो है ये प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है, बेनिफिशियर्स हैं। और जिसमें 54 गैस एजेंसीज जो है पूरे ऑल ओवर फ्रंट एरियाज में जो है वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये गृहिणी सुविधा योजना, इतने LPG गैस कनेक्शन की अब जो है वो ये भी जो है वो आपकी कॉर्पोरेशन जो है काम कर रहा है, सप्लाई करने का काम कर रहा है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट थी इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। हमने डिस्कस किया होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन को डिस्कस किया और CPI कंबाइंड को डिस्कस किया, कैसे जो है कुछ लास्ट प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर कैसा कुछ जो है वो इनका इनमें वेरिएशन देखी गई, इन्फ्लेशन में कैसा डाउनफॉल देखा गया। और जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी हमने देखा कि CPI कैसे जो है वो वेरी कर रहा है और कैसे जो है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन वेरी कर रहा है। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, फाइन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ये मेन से भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ओवरऑल जो है ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी हिमाचल की है उससे ज्यादा को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। कितना ये फिगर है ये ध्यान रखिए, प्रीलिम्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है, 57.03%। ये सीधा सीधा फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं आगे फर्दर। एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्रीज जो है, कंप्लीटली जो अलाइड सेक्टर है, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर, वो GSV में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 13.47% कर रहा है। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी जो है आपसे डिस्कस किया है, ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 13.47% कर रहा है। टोटल GSV हमने कितनी बताई थी? अगर एट मार्केट प्राइस पे हमने किया था, कितनी GSV थी? 1,95,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो उसमें कंट्रीब्यूशन जो है 13.47 का किसका है? एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का है, ये अपने ध्यान रखना है, राइट। आगे फर्दर बजट में 22-23 के बजट में
जो हमारा नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें 4.31% जो है हमने एलोकेट किया है, उस नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 4% हमने एलोकेट किया है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, आगे बता रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन कैसे है एग्रीकल्चर सेक्टर का जीएसबी में एट करंट प्राइसेस पे इंक्रीज हुआ है, 40% तक इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जैसे 17,000 की हम बात करते हैं 18-19 में 17,767 करोड़ था एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का, और अब है 24,000 करोड़ के आसपास एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली। तो ये आपने देखना है यहाँ पे 40% जो है ये फैक्ट है, ये मैं आपने जो है माइंड में रखना है, राइट। आगे चलते हैं, उसके बाद एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर जो है इज एस्टिमेटेड टू डिक्रीज बाय 2.9% एट कांस्टेंट प्राइसेस इन फाइनेंशियल ईयर 2023। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान है, इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखने वाली बात है। 2.9% अगर हम एडवांस एस्टिमेट की बात करते हैं एट कांस्टेंट प्राइसेस, जो ये सेक्टर है ये 2.9% के इसमें जो है हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिगर में बड़े अच्छे से बताया कि जो हमारे एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर के जो है जो कंपोनेंट है वो कैसे कैसे जो है वो फर्दर इनका ग्रोथ रेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया है इन्होंने, कंट्रीब्यूशन किस तरह से जीएसबी में। तो कंट्रीब्यूशन की बात करते हो, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है, क्रॉप्स का है कंट्रीब्यूशन जीएसबी में। तो जो हमें टोटल पढ़ा ना, हमने कितना पढ़ा, 13 पढ़ा। ठीक है, तो 13 पॉइंट समथिंग पढ़ा, तो इसमें 8.43% का शेयर क्रॉप्स का है। और अगर इसकी बात करते हैं लाइव स्टॉक का तो 1.61% का है, और फ्रेस्ट्री लॉगिंग का 3.28 है, और फिशिंग का 0.14 है। ध्यान में रखो इस चीज को कि 22-23 की बात हो रही है, यही आपने ज्यादा फिगर ध्यान रखना है। यहाँ पर यही पूछा जा सकता है आपसे, और कुछ ज्यादा अपनी इनकी तरफ इतना ध्यान देना नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन तो बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सबसे ज्यादा शेयर किसका है जीएसबी में, क्रॉप्स का है अगर हम एग्रीकल्चर लाइफ सेक्टर की बात करते हैं। और लाइफ स्टॉक का 1.61 है, और उसके बाद फॉरेस्ट्री लॉगिंग का 3.28 है। मतलब पहले क्रॉप्स आया फिर फॉरेस्ट्री लॉगिंग आ गया, तो इनका आपने ध्यान रखना है। आगे फर्दर इनकी ग्रोथ रेट के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे ग्रोथ रेट रहा है। अगर हम 18-19 से मेजर करते हैं, 22-23 तक मेजर करते हैं, ठीक है, तो किस तरह से ग्रोथ रेट देखा गया है। देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे गया है, यहाँ ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, थोड़ा नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 साल जो है फिलहाल अपने ध्यान रखना है। तो कोरोना वाला टाइम था, इस कोरोना वाले टाइम पे सिर्फ आपका फिशिंग वाला सेक्शन और आपका लाइफ स्टॉक ये पॉजिटिव में था, बाकी क्रॉप्स नेगेटिव में था, और आपकी जो फ्रेस्ट्री लॉगिंग की ग्रोथ थी वो भी नेगेटिव में थी। यहाँ पे सीधा फिर उन्होंने राइज किया। ठीक है, और अब ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, फिर भी कहीं ना कहीं हम यहाँ पे डाउनफॉल देख रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हमारा फिशिंग है वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर जो है ग्रोथ रेट में, सबसे ऊपर जो है सबसे ज्यादा जो ग्रो कर रहा है इन सारे सेक्टर में से वो फिशिंग कर रहा है, 7% के रेट से जो है बढ़ रहा है। अगर हम 22-23 की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है फिशिंग के बारे में। और लाइव स्टॉक की अगर बात करते हैं तो 4.30 था पहले, और सेम है बिल्कुल लाइव स्टॉक 4.30 लाइव स्टॉक है। ठीक है, और अगर फॉरेस्ट्री लॉगिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए ये बढ़ रहा है, ये बढ़ ही रहा है। 21-22 में कम था, नेगेटिव था, और अब बढ़ा है, 2.70 हो गया है। पहले ही कम था, अब बढ़ा है, ये 2.70% की ग्रोथ रेट से बढ़ा है। ठीक है, और अगर देखें हम क्रॉप को देखें तो ये क्रॉप घटी है, पहले 7.80 की ग्रोथ रेट थी, अब ये घट के जो है वो 0.80 में आ गई है, 0.80%। तो ये थोड़े आपने ध्यान रखना है, ये ग्रोथ रेट है, इन सब सेक्टर के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है अच्छे से। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं फर्दर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेंस में भी पूछा गया है, प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। लास्ट ईयर प्रीलिम्स से यहाँ से क्वेश्चन आया इस टेबल से। देखिए यहाँ पर ना ये बताया इन्होंने, टोटल लैंड होल्डिंग्स बताई है, पैटर्न बताया हुआ है कि कैसे हमने यहाँ पे जो है फार्मर्स को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ देयर लैंड। ठीक है, कि किसके पास कितना हेक्टेयर लैंड है तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो देखिए यहाँ पर जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है वो मार्जिनल फार्मर है, और कितने 7.12 लाख है। नंबर ऑफ होल्डिंग्स की बात हो रही है 7.12 है, और एरिया ऑपरेटेड 2.85 लाख हेक्टेयर, और एवरेज कितनी है 0.40। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखने वाली बात है कि मार्जिनल फार्मर अगर पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि मार्जिनल फार्मर का ऑपरेटेड जो एरिया है वो कितना है, कितना लाख हेक्टेयर है, तो वो 2.85 आएगा, और टोटल कितना है 9.44 लाख हेक्टेयर है, उसका 2.85 जो है वो मार्जिनल फार्मर का जो एरिया ऑफ लैंड, जो भी लैंड है वो ऑपरेटेड जिसमें काम करते हैं वो इतना है 2.85, राइट। और एवरेज लैंड होल्डिंग साइज जो मार्जिनल फार्मर उसका 0.40 है, और एवरेज लैंड होल्डिंग साइज ऑफ ऑल द फार्मर्स 0.95 है। ठीक है, तो इन चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो स्मॉल है
फार्मर है वो 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर का जिनके पास लैंड है वो स्मॉल कैटेगरी में आते हैं, और उनका जो है नंबर ऑफ होल्डिंग कितनी है 1.73 लाख है। तो 7 लाख फार्मर मार्जिनल है, 1,73,000 के आसपास स्मॉल फार्मर्स हैं, और लाख हेक्टेयर कितना है 2.42, जिसके जो इनका एरिया ऑपरेटेड है 2.42, ठीक है। और उसके बाद 1.39 क्या है इनका एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है। सेमी मीडियम फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स, ठीक है, इनका भी आपने रिस्पेक्टिव चीजों को देखना है। और अगर हम देखें यहाँ पे लार्ज फार्मर्स 10 हेक्टेयर से ज्यादा जिनका लैंड है वो कितना है, इनका नंबर ऑफ होल्डिंग कितनी है 0.03, ठीक है। और 0.03 लाख को अगर आप कर लोगे तो कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास होगा, ठीक है। और ये 15.67 है, मतलब 15.67 एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है जो लार्ज फार्मर्स है। ऐसे सेमी मीडियम जो 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में, मीडियम 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच में, ये रिस्पेक्टिव आप इनके ऊपर भी नजर मार सकते हैं, ठीक है। ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, तो आप इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए, ये आपका मेन सा पार्ट भी है। ये भी फिर चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज ऑफ लैंड होल्डिंग। अब देखो यहाँ पे अगर पूरी कंप्लीट हम देखें लैंड होल्डिंग की परसेंटेज को देखें, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी सबसे ज्यादा है, कितनी 71.45% है। और टोटल लैंड होल्डिंग कितनी भी है हमने देखी, ठीक है। टोटल लैंड होल्डिंग कितनी थी, अगर पीछे में जाऊं कितनी थी, नंबर ऑफ एरिया ऑपरेटेड है 9.44 लाख हेक्टेयर, और 9.44 लाख हेक्टेयर का 71% जो है वो मार्जिनल फार्मर्स में। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कितना है 2.85 लाख हेक्टेयर, सबसे ज्यादा इसी का ही है 2.85 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो यहाँ पर 71% बताया इन्होंने, ठीक है, परसेंटेज ऑफ लैंड होल्डिंग। और अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो इस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है। तो 9.97 में से 7 लाख लोग जो है वो मार्जिनल है, तो वो बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वो बात हो रही है, नॉट ऑफ एरिया ऑपरेटेड, ठीक है। ये है आपका परसेंटेज ऑफ एरिया ऑपरेटेड। यहाँ पर जो है मार्जिनल कितना 30% है, 30% है। अगर हम एरिया ऑपरेटेड की बात करते हैं तो उनके 30% है। और अगर देखिए यहाँ पे कितना इंक्रीज कर रहा है, अगर हम नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग जो है उसका 71% जो है मार्जिनल फार्मर्स है, लेकिन उनके पास लैंड होल्डिंग साइज कितना है और टोटल 30%। ये काफी जो है चीज देखने वाली है, आपने ध्यान रखना है चीज, ठीक है। और स्मॉल फार्मर्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ होल्डिंग का टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग में से 17% है, और इनकी जो फर्दर 25% करते हैं आप टोटल एरिया ऑपरेटेड 25%, ठीक है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो नंबर ऑफ कितना जो है वो एरिया ऑपरेट करते हैं पहले, ठीक है, और कितना परसेंटेज ऑफ एरिया ऑपरेटेड ये इनका रहता है स्मॉल फार्मर्स का, वो आपसे पूछा जा सकता है। टोटल एरिया ऑपरेटेड कितना है सारे फार्मर्स का, उसका कितना परसेंटेज जो है वो स्मॉल फार्मर्स कवर करते हैं, दैट इज 25%। इनका अपने ध्यान रखना है। सेमी मीडियम 8.25% है टोटल नंबर्स, ठीक है, ऑफ टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग, एंड 23 अकाउंट करते हैं। मीडियम आपकी 2.60 है, और ये कितना एरिया ऑपरेटेड है 15%, और लार्ज जो है वो 0.30 है, और कितना एरिया ऑपरेट करते हैं 4% ऑफ टोटल एरिया ऑपरेटेड। ये एक काफी बड़ी बात है, ठीक है, फाइन। इतने से कम फार्मर जो है इतना बड़ा एरिया ऑपरेट करते हैं 4.97। सो ये आपने फिगर कंसीडर करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस फिगर को अच्छे से कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, रेनफॉल की बात करते हैं। देखिए रेनफॉल यहाँ पे 2 टेबल दिखाए हैं, जून से सितंबर 22 तक जो मानसून वाला सेशन है और जो विंटर वाला पार्ट है, ठीक है, कि विंटर में जो हमारे मानसून रहते हैं उनमें वहां पे कैसे बारिश देखी गई है। तो देखिए 22 में नॉर्मल बारिश 734 है, एक्चुअल कितनी है 717, डेफिशिएंसी -18। तो ये फिगर आपने ध्यान रखना है। अक्टूबर से दिसंबर तक की जो बारिश हुई है उसमें -19 का डेफिशिएंसी है, यहाँ पे -18 की है, ये ध्यान रखना है। नॉर्मल 64 mm है और एक्चुअल कितनी है, नॉर्मल से 64 है और एक्चुअल में 76 mm है, ठीक है। तो ये चीज आपने थोड़ा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, फाइन। सो इस टेबल को, इस फिगर को भी आप अच्छे से कंसीडर कर लीजिएगा, राइट। आगे चलते हैं। उसके बाद ये एवरेज एनुअल रेनफॉल है ऑफ कंप्लीट ईयर, एवरेज एनुअल रेनफॉल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि 17 में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, जो एवरेज एनुअल रेनफॉल था वो इतना था 154 सेंटीमीटर का था। और देखिए अब यहाँ से थोड़ा कम ही हो रहा है एक तरह से। तो अभी इस बार की 2021 की हम बात करते हैं, एनुअल रेनफॉल जो मेजर की गई है 131 mm की गई है, 113 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। तो इस चीज को भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि जो देखिए बारिशें होती है हमारे हिमाचल प्रदेश में, बड़े सारे जो
जितना भी कल्टिवेटेड एरिया लैंड है वो जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, ठीक है। तो ये इन्होंने एग्रो क्लाइमेटिकली जो है वो 4 जोन्स में डिवाइड किया है हमारे हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। और इन्होंने बताया है कि 80% जो है ना वो रेन फेड एग्रीकल्चर है हमारे हिमाचल प्रदेश में। हम डिपेंडेंट है रेन के ऊपर, किस तरह की रेन होती है उसी तरफ से जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहता है। तो जो जोन है जैसे सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन एंड लो हिल्स है, ठीक है, मैक्सिमम जो कल्टीवेशन होती है वो इस जोन में होती है, ठीक है, लगभग 55% के आसपास। और यहाँ पे सब टेम्परेट, सब मिड हिल्स है, यहाँ पे 30% के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो वेट टेम्परेट हाई हिल्स है यहाँ पे 10% के आसपास, यहाँ पे 5% के आसपास, 5% के आसपास। कोल्ड डेजर्ट्स में बहुत कम जो है वो कल्टीवेशन जो है वो रहती है ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया ऑफ लैंड जितना भी है, ठीक है, 55% इसमें रहती है कल्टीवेशन ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया। और सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड हिल्स है, ठीक है, यहाँ पे 30% रहती है, वेट टेम्परेट में 10% रहती है, यहाँ पे 5% रहती है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। फाइन, आप फिर भी एक बार कंफर्म कीजिएगा इस चीज को। और ये जो है सब ट्रॉपिकल, जितने भी हमारे ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा के जो लोअर एरियाज हैं वो सारे सब ट्रॉपिकल रीजन पे आते हैं, राइट। और सब टेम्परेट में जो भी हमारी मंडी वाले इलाके हैं, सोलन के अपर एरियाज हैं, शिमला वाले इलाके हैं, वो सब टेम्परेट सब मिड हिल्स में आते हैं। वेट टेम्परेट में आपकी धर्मशाला, जोगिंद्रनगर वाले एरिया जाते हैं, ठीक है। और कोल्ड डेजर्ट में स्पीति, लाहौल स्पीति, आपका किन्नौर एंड पांगी वाले एरिया जाते हैं, राइट। सो आपने इनका ध्यान रखना है। आगे फर्दर चलते हैं और किस तरह का ट्रेंड रहा है, ठीक है, फर्दर इनके आउटपुट को लेके। अगर हम देखें नेट सोन एरिया जो है हमारे वो उसने इंक्रीज किया है। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो नेट सोन एरिया है उसने इंक्रीज किया है। कितना इंक्रीज हुआ है? मार्जिनल इंक्रीज हुआ है 539,000 हेक्टेयर से 543,000 हेक्टेयर जो है वो इस तरह से इंक्रीज देखा गया। अगर 17-18 तक ही हम कंसिडर करते हैं, 8-9 से 17-18 तक सिर्फ हमने इतना इंक्रीज किया है नेट सोन एरिया में, ठीक है, 539 हेक्टेयर से 539,000 हेक्टेयर से 543,000 हेक्टेयर। थोड़ा ये थोड़ा फिगर आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है नेट सोन एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश कितना है? 5,38,412 हेक्टेयर आसपास, ठीक है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में ये फैक्ट नहीं दिया है, तो आप इसको एक बार थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट इग्नोर भी कर सकते हैं। करंटली जो कल्टीवेटेड एरिया है अंडर, जो सारा का सारा जितनी भी कल्टीवेशन होती है उसमें व्हीट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 35% है और मेज का 32% है। ये फैक्ट दिया गया है आपके सर्वे में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी प्रीलिम में पूछा जा सकता है। कितना बोल रहे हैं कि जो कल्टीवेटेड एरिया है अंडर व्हीट 35% है और मेज 32% है और टोटली कंस्टिट्यूट करते हैं 68%, ठीक है। जो भी जहां पे पूरी की पूरी लैंड में कल्टीवेशन जो रहती है उसमें व्हीट इतना अकाउंट करता है और आपका जो मेज है वो इतना करता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ओवरऑल जितनी भी कल्टीवेशन होती है अलग अलग जगहों पे, हमारे जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है तो उसमें 35% कवर करता है आपका व्हीट, ठीक है, फाइन, और 32% करता है मेज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ये फिगर, इसमें क्रॉपिक इंटेंसिटी इंडेक्स बताया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में हम एक साल में कितनी ज्यादा क्रॉप्स जो है वो कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है ये इंटेंसिटी मेजर की जाती है, इंडेक्स मेजर किया जाता है, राइट। सबसे ज्यादा साल में हम ऊना में कर सकते हैं क्रॉप्स को कल्टीवेट ज्यादा, यहाँ पे हम जो है वो क्रॉप्स जो है वो कल्टीवेट कर सकते हैं, उगा सकते हैं, राइट। यहाँ पे सबसे ज्यादा है ऊना में। ये अब थोड़ा देखने वाली बात ये है, उसमें तो हमीरपुर, सिरमौर, कांगड़ा, और सबसे कम जो है वो लाहौल स्पीति है, शिमला, जो लास्ट के 3-4 है, शिमला, किन्नौर, बिलासपुर, ठीक है। यहाँ पे साल भर में जो है कुछ लिमिटेड ही क्रॉप्स है जो हम कल्टीवेट करते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रॉप्स हम कल्टीवेट कर देते हैं सीजन टू सीजन, ठीक है। ऊना में, ऊना, हमीरपुर और सिरमौर, ये यहाँ पे आते हैं 3 एरियाज। तो इनका आपने ध्यान रखना है, ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बताइए, यहाँ से भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कंसीडर करना है, इस फिगर को अपने अच्छे से देखना है। यहाँ पे जो इतने सारे फैक्ट तो आप याद नहीं कर पाओगे, आपने जो मेजर फैक्ट है वही देखने होते हैं। अगर आपने ये चीजें देखी हैं, अगर देख लेंगे अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। फूड ग्रेन्स की अगर बात करते हैं, ये ईयर्स भी आपने इग्नोर करने हैं, सीधा आपने जो है 2022-23 में जाना है। और कितना टारगेट है? 15.93 लाख हेक्टेयर, 1593,000 मीट्रिक टन है। इसको लाख में करेंगे तो 15.93 लाख हेक्टेयर आ जाएगा। तो इसमें कई बार हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इन टर्म्स में, तो ये ध्यान रखना है 15.93 लाख हेक्टेयर है। और साथ में जो पहले था 21-22 का एस्टिमेट, वो कितना था? 16.92 लाख हेक्टेयर। तो फूड ग्रेन में क्या हुआ, एक तरह से जो 21-22 से लेकर 22-23 में क्या देखा गया? डाउनफॉल देखा गया। इस टेबल को अच्छे से कंसीडर करें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका
आगे फर्दर एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए सरकारें और आगे क्या क्या कर रही हैं, कौन सी स्कीम्स हैं, उसके बारे में बात हुई है। यहाँ पे देखिए 20 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स है, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर अच्छी क्वालिटी सीड्स अगर लोगों को मिलेंगे तो अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन भी हमारे यहाँ पे है जो कि काम कर रहे हैं हाई क्वालिटी सीड प्रोवाइड करने की, यहाँ पे जो है वो ये काम करते हैं। और 12 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन है। पोटैटो की कल्टीवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे हिमाचल प्रदेश में। सिटेबल सा लैंड है, अच्छा सॉइल फर्टिलिटी होती है। अपर एरिया में अगर हम बात करते हैं शिमला लाहौल स्पीति वाले एरिया में, किन्नौर में, तो पोटैटो की अच्छी खासी कल्टीवेशन होती है। तो 12 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन है। एक जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन है, ठीक है। कहाँ पे है, थोड़ा देखिएगा इन चीज़ों को। एक जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन कहाँ हो सकता है, थोड़ा इसको सोचिएगा। सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तो यहाँ पर 11 सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो आप मुझे बताइए कहाँ पे नहीं है। और 3 फर्टिलाइजर एंड सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, 2 बायो कंट्रोल लेबोरेटरीज हैं, 1 सीड पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, 1 बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी है। इनके बारे में इतना ज़्यादा फिगर अपने याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि 11 सॉइल टेस्टिंग हमारे पास लेबोरेटरीज है, राइट। आगे चलते हैं, जो स्टेट की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, स्टेट ने स्कीम्स जो है वो लाई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम वेजिटेबल प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, सीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हाई क्वालिटी सीड प्रोवाइड कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सरकार सब्सिडाइज रेट पे। स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं सीड मल्टीप्लिकेशन जो चेन है उनको भी स्ट्रेंथन कर रही है सरकार इस स्कीम के तहत। और स्ट्रेंथन कर रही है जो अपनी लेबोरेटरीज हैं, जो सोइल जो है वो टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, उनको भी स्ट्रेंथन कर रही है, ठीक है। तो अपने ध्यान रखना है स्कीम इस मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना। मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, बट लेकिन द थिंग इज दैट कि इन चीज़ों को आप थोड़ा सा रुक के बाद में अच्छे से स्टडी कीजिएगा। मेरा मकसद यह है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आपको बताना कि आप इनके ऊपर जो है अच्छे से आपने ध्यान देना है, ठीक है। अब मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना है। देखिए संरक्षण योजना की बात हो रही है, मतलब हमने बचाना है एग्रीकल्चर को, कुछ जो बाहरी जो कुछ पशुओं के द्वारा जो अटैक होते हैं, ठीक है, खेतों के ऊपर। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है कि जो बाढ़ों को लेके यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सोलर फेंसिंग है वो बड़ी पॉपुलर हुई है अभी रिसेंटली। तो सरकार चाहती है कि इसके ऊपर जो है लोग इनको यूज करें। यहाँ पे पशु एकदम से भाग जाता है, ठीक है। सोलर फेंसिंग बड़ी जो है सक्सेसफुल चीज है और ये अपने ध्यान रखना है। सौर बाढ़बंदी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें ग्रुप ऑफ फार्मर्स को 85% की सब्सिडी मिलती है सोलर फेंसिंग के ऊपर, और जो इंडिविजुअल फार्मर है उसको 80% की मिलती है, ध्यान रखना है। एंटी हिल नेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें 80% की सब्सिडी है। और ग्रीन हाउस, अगर रेनोवेशन की बात करते हैं, किसी का मान लो ग्रीन हाउस जो है डैमेज हो चुका है, उसको रेनोवेट करना है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम 70% की सब्सिडी जो है रेनोवेट करने के लिए जो है वो दी जाती है। तो ये थोड़ी अपने फिगर्स जो है वो अपने ध्यान रखना है। ये है स्कीम मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था ये पार्ट, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, इनको बार बार रिवाइज अप कीजिए, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट, मेंस में भी चीजें पूछी जाती है कई बार, ठीक है, कि क्रॉप को डाइवर्सिफाई करने के लिए कौन कौन से जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो ये जीका की मदद से, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की मदद से जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में ये जो है वो क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन को लेके जो है सरकार काम कर रही है। उनको मतलब सरकारों को, हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है। और ये क्या कर रहा है, इसका मेन मकसद क्या है, प्रमोट करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को इन प्रोस्पेक्टिव लोकेशन। और जो प्रोजेक्ट जो लोकेशन है जैसे कि हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, कांगड़ा, हमने देखा यहाँ पे जो क्रॉप इंटेंसिटी इंडेक्स है वो काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो और कुछ चीजें सस्टेन रहे, ठीक है। तो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम फॉलो करें, सॉइल फर्टिलिटी भी टाइम ऑन टाइम को जो चीज़ों को देखते रहें, क्रॉपिंग पैटर्न भी हम कुछ चेंज करें। तो इन पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है, जिसमें 210 स्मॉल इरिगेशन स्कीम्स ये चलाई गई हैं। 29 किलोमीटर की कनेक्शन रोड को देखा गया है, 23 कलेक्टिंग सेंटर्स जो है ओपन किए गए हैं। इनका आपने थोड़ा ध्यान रखना है, राइट। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस ये योजना, इसमें क्या है, इसमें पॉली हाउस योजना में पॉली हाउस सेटअप करने के लिए 85% की सब्सिडी मिलती है, 85% की सब्सिडी। ये थोड़े फैक्ट्स होते हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कितनी प्रतिशत की सब्सिडी मिल रही है। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, इसमें कवर किया जाता है किसानों को कोई किसी तरह की मान लो इंजरी होगी, कोई पार्शली अगर जो है वो डिसेबल हो गया तो उसको 10,000 से 40,000 तक का जो है उसको कवर मिलेगा, ठीक है। इस अमाउंट ऑफ मनी के साथ कवर किया जाएगा। मान लो किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, हैंडीकैप हो जाता है, तो उसको 1 लाख तक के अमाउंट ऑफ मनी से कवर किया जाएगा। किसी की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली तो उसको 3 लाख, उसके परिवार को 3 लाख तक की कवरेज जो है
जो है मिलेगी, ठीक है, 3 लाख तक। ये थोड़ा ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। देखिए अलग अलग तरह से आप इनको बांट सकते हो। सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा करने के लिए सरकार ने क्या क्या स्कीम्स चलाई हैं, ये मेंस में प्रश्न आ सकते हैं। तो ये चैप्टर ना ऑल ओवर और स्कीम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एग्रीकल्चर की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा है, क्योंकि हमने क्या देखा गया है, हमने एक शिफ्ट देखा है कि बहुत हम इतना ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान अगर हम देंगे तो हम ज्यादा जो है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर सकते हैं और जीडीपी में अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जीएसपी में, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स आपने बड़ा अच्छी तरह से जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मार्केटिंग भी जरूरी है। तभी फार्मर्स को क्या होगा, एक एंथुजियाज्म मिलेगा आगे काम करने का। अगर उनके प्रोड्यूस की मार्केटिंग ही नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 10 डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो है उनका गठन किया गया है। वो आगे फर्दर एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है उसको मार्केट करते हैं स्टेट में। और इलेक्ट्रॉनिक नेशनल जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसके साथ हमारे 26 स्टेट जो है होलसेल मार्केट प्लेसेस जो है वो कनेक्ट है। ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। ये जो हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन जो हम कहते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे जिसको प्रोजेक्ट को हम जानते हैं इनाम से जानते हैं, इनाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से भी जो है वो मार्केटिंग की जा रही है हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेके। तो अपने ध्यान रखना है यहाँ तक। उसके बाद प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना अंडर 0 बजट नेचुरल फार्मिंग। इसमें हम अपनी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, सरकार ये इंश्योर कर रही है कि लोग जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। तो जो भी इनपुट है ठीक है वो सरकार जो है प्रोवाइड कर रही है, ये आपने ध्यान रखना है, राइट। जो भी कुछ हो सकता है सरकार यहाँ पे अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है फार्मर्स को। उसके बाद जल से कृषि को बल योजना, यहाँ पे चेक डैम्स बनाने की बात हो रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकले और किसी तरह की पानी की कमी ना हो। तो चेक डैम्स, और उसमें 100% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रहा है। फ्लो इरिगेशन स्कीम है जिसमें पुलों को जो है वो जो है बनाया जा रहा है या रेनोवेट किया जा रहा है पुलों को, उसमें भी 100% एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट कर रही है। उसके बाद राज्य कृषि यांत्रिकरण का ये जो कार्यक्रम है, यांत्रिकरण योजना है, इसमें 40 से 50% की सब्सिडी मिलती है। किस पे मिलेगी, इक्विपमेंट है जैसे चैफ कटर्स है, बेस शेलर्स हैं, वीट थ्रेशर्स हैं, ठीक है, स्प्रेयर्स हैं, ब्रश कटलर्स हैं, टूल किट्स हैं, इन सब के ऊपर 40 से 50% की सब्सिडी मिलेगी। इसको बोला गया है राज्य कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम। तो ये एक नई स्कीम आई है, ये पिछले इकोनॉमिक सर्वे में नहीं थी, तो अपने इनका ध्यान रखना है, ठीक है। कितनी सब्सिडी है, इन सब्सिडीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें, ठीक है, कि कितनी से किस पर्टिकुलर स्कीम में कितनी सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट कृषि से संपन्नता योजना, कृषि से संपन्नता योजना, इसमें ये है कि और फर्दर जो और आगे कुछ चीजें हो सकती हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप फार्मर कर रहा है, ठीक है, उसमें और इन एडिशन कुछ और कर सकता है साइड वाइज। तो उससे क्या होगा कि उसको और जो इनकम जो है उसकी बढ़ेगी। तो इसमें जो है कई जगह पे जो है एसफेटिडा की कल्टीवेशन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और कुछ सैफरन कहीं पे हो सकता है तो सैफरन को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके तहत देख रहे हैं साइंटिफिक एनालिसिस हो रही है, सर्वे हो रहे हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो इन चीजों को जो है वो कल्टीवेट या इनको ग्रो किया जा सकता है, ठीक है, फाइन। तो इस स्कीम के तहत काम हो रहा है, ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रफ्तार जिसको बोला गया है। अब इसको रफ्तार बोला गया है तो उसका मतलब ये है कि हमने तेजी से अपने जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसको और अच्छा करना है, किसी तरह के कोई हिंड्रेंसेस है उसको हटाना है। यहाँ से लास्ट ईयर ही प्रश्न पूछा गया था, कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे, उन ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया था कि कौन से ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव थे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, ठीक है, इसमें देखिए यही इंश्योर करना होता है स्कीम में कि जो भी सरकारों की जो सरकार स्कीम लाना चाहती है तो वो उसमें हिचके ना, ठीक है, तो जो भी कुछ करना चाहती है वो करे। किसी तरह की असिस्टेंस चाहिए सेंटर की तरफ से तो वो उसको मिल जाए, ठीक है। ये एक्चुअली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है रफ्तार। और इसमें देखिए जैसे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी टू स्टेट्स इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर स्कीम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, राइट। और टू इंश्योर द प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्लान्स फॉर डिस्ट्रिक्ट आल्सो, टू इंश्योर द लोकल नीड्स क्रॉप्स एंड प्रायोरिटीज आर मेट। इनका भी जो है चीजों को ध्यान रखती है। स्कीम्स मेन गोल आर टू इंसेंटिवाइज द स्टेट्स टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट आल्सो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जितनी एलाइड सेक्टर में उतना ही अच्छा होगा। तो और चीजें जो है अच्छी से चलती रहे, ठीक है, इसलिए इसको रफ्तार कहा गया है और हम तेजी से जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा करें, राइट। तो ये आपने इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्कीम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, राबी और खरीफ फसलों को नुकसान को लेके, ठीक है, फार्मर्स को कवर किया गया है, उनकी फसलों को कवर किया गया है, ठीक है, अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और ये रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये तो स्कीमें चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इसमें जो फार्मर्स हैं SC ST स्मॉल मार्जिन फार्मर्स और वुमेन फार्मर हैं, ठीक है, और फार्मर ग्रुप्स हैं,
आपको 50% की सब्सिडी मिल रही है ऑन द एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सच एज ट्रैक्टर्स, पावर टिलर्स, पावर वीडर्स, क्रॉप रीपर्स, ठीक है, एटसेट्रा। फाइन। तो अदर फार्मर्स जो है अदर देन इनके SC ST और अदर हैं, ठीक है, उनको 40% की सब्सिडी है। हमने पीछे भी ये बात की, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत भी जो है वो सरकार काम कर रही है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फार्मर्स की जो है वो इनकम बढ़े और सस्टेनेबल तरीके से जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ जो है मूव करें, ठीक है। जहाँ ज़्यादा रेन होती है, ठीक है, जो रेन वाटर एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादा जो है इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो सेंटर की तरफ से ये भी एक स्कीम चल रही है, नेशनल मिशन ऑन द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आगे फर्दर परंपरागत कृषि विकास योजना, ये वही है, ठीक है, कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पे लेके आए ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। उसके तहत सरकार काम कर रही है। नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, सॉइल टेस्टिंग को लेके यहाँ पे देखिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। थीमेटिक मैप्स होते हैं जिसमें हम टाइम ऑन टाइम जो क्या है कि सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते रहते हैं और इसमें साइंटिफिक सर्वे जो है वो टाइम ऑन टाइम के साथ चलते रहते हैं। तो ये बहुत ही एक हेल्दी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। सॉइल की हेल्थ को लेके जो है नेशनल इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी चल रहे हैं। और प्राइवेट पार्टीज को भी जो है फर्दर जो है वो एनकरेज किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग लैब जो है वो सेटअप करें। तो इनका भी आप ध्यान रखिएगा, ये स्कीम्स है, ठीक है, सारी स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है ये देखिए, इसके तहत जो भी इनिशियल आइटम्स होती हैं, इनपुट्स होते हैं, सर्टिफाइड सीड हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, प्लांट एंड सॉइल प्रोटेक्शन मटेरियल हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना जो भी चाहिए होती हैं राइट इन द बिगिनिंग, ठीक है, वो सब्सिडाइज रेट पे जो है सरकार जो है वो दे रही है, ये सेंटर दे रही है, सेंटर अपनी असिस्टेंस दे रहे हैं ताकि ज़्यादा ज़्यादा फूड जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो रहे। और इसमें हमारी जो क्या है कि फूड सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है वो भी जो है वो पर्पस फुलफिल हो जाए, ठीक है। उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसमें फोकस किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लैंड्स को जो है इरिगेशन लैंड बनाएं और जो भी कुछ कर सकते हैं माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं वो लॉन्च करें, ठीक है। हर खेत को पानी, इसकी मेन जो क्या है थीम है, हर खेत को पानी, इनका भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, PM कुसुम बोलते हैं। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये PM कुसुम की ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, जो स्टेटमेंट PM कुसुम की है ये सही है नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इनिशिएटिव क्या बोल रहा है कि 85% जो है सपोर्ट, 85% तक का सपोर्ट जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को मिलेगा और 80% का सपोर्ट मीडियम और लार्ज फार्मर्स को मिलेगा, ठीक है। और ये बताया इस योजना के तहत ऑन दी सोलर पंपिंग टेक्नोलॉजी, टू इंस्टॉल दी सोलर पंपिंग टेक्नोलॉजी। सोलर पंपिंग टेक्नोलॉजी थोड़ा ध्यान रखना है आपने, 85% कहाँ पे और 80% कहाँ पे, ये इनका ध्यान रखना है। PM कुसुम योजना है, राइट, इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर सेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी आपने ध्यान रखना है। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हमारा जो है वो कितना है, कितना जो है वो टोटल हॉर्टिकल्चर की जो है वो इस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में, ठीक है, वो यहाँ पे बात की गई है। और देखिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की हम बात करते हैं, काफी सिग्निफिकेंटली हमने इंप्रूव किया है। 1950-51 में हमारे पास जो हॉर्टिकल्चर तो था, एरिया अंडर फ्रूट्स था, वो बहुत कम था, ठीक है। हॉर्टिकल्चर जो है क्रॉप्स जो है वो इट इंक्रीज्ड, एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप इंक्रीज फ्रॉम 792 हेक्टेयर टू 2,35,000 हेक्टेयर, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है 21-22 में कितना सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हमने हासिल की है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। और उसके बाद एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर इन द स्टेट कंट्रीब्यूटिंग 26% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर एरिया, इतना सारा हमारे पास क्या है, जो भी एरिया है उससे अब 26% की कंट्रीब्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर की है, राइट। और देखिए यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का वो कितना है, इट वैल्यू अराउंड 3,583 करोड़, इनफैक्ट आपने ध्यान रखना है। उसके बाद 2007 से 8 से की अगर बात कर रहे हैं और 2021-22 की हम बात कर रहे हैं, एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है वो उसने कितना ग्रोथ देखा है, 17.60% का ग्रोथ देखा है। इतने से इतने ईयर में हमने इतना ग्रोथ किया है अगर हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। और ये कुछ मेजर एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पियर, प्लम, पीच, गलगल, एप्रिकॉट, कुछ मेजर हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिए इन चीजों का। एप्पल हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है और 48.8% जो है ना टोटल जितना भी हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है या फ्रूट क्रॉप्स है, जितने भी टोटल फ्रूट क्रॉप्स है उसका 48% जो है कंट्रीब्यूशन किसकी है, एप्पल की है। प्रोडक्शन के मामले में 81% है, प्रोडक्शन के मामले में टोटल फूड प्रोडक्शन के मामले में 81% किसकी है, एप्पल का कंट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। एरिया बताया यहाँ पे एप्पल का, एप्पल सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो एरिया हमने काफी यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट यहाँ पे अचीवमेंट हासिल की है। 50-51 की बात करें तो 3,025 हेक्टेयर था, और अब हम बात करते हैं तो कितना 21-22 में एरिया अंडर एप्पल हैज सीन अ ग्रोथ ऑफ 21.4% और कितना है
1,15,000 हेक्टेयर, तो 3,025 हेक्टेयर और 1,15,000 हेक्टेयर फाइनेंशियल ईयर 21-22। दिस इज बिग बिग एंड बिग थिंग। और 7-8 से लेके 21-22 में जो परसेंटेज इंक्रीज है वो 21% की परसेंटेज इंक्रीज है, सिर्फ 7-8 से 21-22 21.4%। ये आपकी इकोनॉमी सर्वे में कुछ चीजें मेंशन की होती हैं, डायरेक्टली स्टेट ऑन क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो एप्पल इज इंपॉर्टेंट क्रॉप, इसका आपने ध्यान रखना है। ये जो फैक्ट मैंने बताया दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। टोटल फ्रूट प्रोडक्शन कितनी है? 7.93 लाख टन है टोटल फ्रूट प्रोडक्शन, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। 7.93 लाख टन, 7.93 लाख टन, ठीक है। ये फैक्ट याद करने पड़ेंगे, सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं। ये फिगर बता रहा है कि देखिए 81% का कंट्रीब्यूशन एप्पल का है ऑफ टोटल फूड प्रोडक्शन में, और इसमें अदर सब ट्रॉपिकल फूड्स में 7% है, सिट्रस जो है 4.3 है, नट्स एंड ड्राई फ्रूट जो है 0.5% है, अदर टेम्परेट फूड 7% है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेट फूड्स में कौन कौन से आते हैं और सब ट्रॉपिकल फूड्स में कौन कौन से आते हैं। अगर मैंगो आता है तो मैंगो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंगो, गावा, ठीक है, टेम्परेट, ये सब ट्रॉपिकल फूड्स, राइट। आगे चलते हैं। कुछ स्कीम्स हैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश में। पहले हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम है सबसे ऊपर, सबसे पहले इसमें देखिए जो है जो ऑर्चर्डिस्ट हैं उनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो है वो इस तरह से इनके ऊपर जो है वो इनको ये चीजें प्रोवाइड की जा रही है, पावर स्प्रेस प्रोवाइड की जा रहे हैं, पावर टिलर्स प्रोवाइड की जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको सब्सिडी वगैरह मिल रही है। हिमाचल खुम्ब विकास योजना जो मशरूम कल्टीवेशन करना चाहते हैं उनको जो है कुछ इनिशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जा रही है। हिमाचल खुम्ब विकास योजना मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम सिटी इज सोलन, राइट। और मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, ठीक है। मधु विकास योजना एपीकल्चर की भी काफी पोटेंशियल हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा फ्लोरा है, ठीक है। तो उसको भी प्रमोट करने के लिए जो है क्या कर रही है सरकार, काम कर रही है। और एंटी हिलनेट स्कीम है जिसमें देखिए एप्पल को लेके अगर हम देखें तो कई बार ओलावृष्टि होती है तो बड़ी फसलें खराब हो जाती हैं, ठीक है। बड़े सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको जो है नुकसान पहुंचता है, उसमें जो है नेट्स लगाने के लिए जो है सरकार जो है वो 80% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो ये भी चल रही है। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना है, पुष्प क्रांति योजना है देखिए फ्लोरिकल्चर को और अच्छा करने के लिए सरकार यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, और ये भी काफी इसने जो है ग्रोथ रेट देखी गई है, काफी हिमाचल प्रदेश अच्छा कर रहा है इस योजना के तहत, ठीक है। बड़े सारे लोगों ने अब यहाँ पे जो है स्टार्टअप किए हैं, तो ये फ्लोरिकल्चर को अच्छा करने के लिए हिमाचल पुष्प क्रांति योजना जो चलाई गई है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, चायल कैसे जुड़ा हुआ है, चायल जो है वो कैसे जुड़ा हुआ है यहाँ से अगर फ्लोरिकल्चर से, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। फर्दर जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है हॉर्टिकल्चर को अच्छा करने के लिए, सबसे पहला है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसमें 40 से 85% की सब्सिडी मिलती है जितनी भी हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज हैं, ठीक है। जो भी चाहिए होता है, इनपुट चाहिए होती है, तो चाहे अगर हम बात करते हैं मशरूम प्रोडक्शन की बात करते हैं या ग्रीन पॉली हाउस लगाने की बात करते हैं, ठीक है, एंटी हिलन नेट लगाने हैं हमने, तो या मैकेनाइजेशन है, जो भी ट्रैक्टर्स होते हैं या कुछ और जो भी इनपुट्स होते हैं, टीलर्स हो गए, ठीक है। तो उन सब को एक सब्सिडाइज रेट में वो लोगों को, फार्मर्स को मिल जाए, ठीक है। तो उस चीज को इंश्योर कर रही है स्कीम, दैट इज मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये इंटीग्रेटेड इसलिए लिखा गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसमें भी वही है कि सब्सिडी जो है मिलती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना है, इसके तहत जो है वो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और 55% की सब्सिडी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को है, 45% की सब्सिडी जो है लार्ज फार्मर्स को है, तो इनका आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। रफ्तार के तहत, जिससे रफ्तार का काम मैंने पहले बताया कि रफ्तार तेजी से चीजों को बढ़ाना है आगे, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट भी और आगे तेजी से चीजें चलें, बढ़े, ठीक है। कोई हिंड्रेंस है तो उसको हटाएं, और साथ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो। यहाँ पे बात यहाँ पे मेल किया है, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा यहाँ पे इन्होंने बात की कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है वो अच्छी हो, और फ्लेक्सिबिलिटी भी और ऑटोनॉमी भी जो है रहे, ठीक है, राज्य सरकारों को फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्कीम इन द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। उसके लिए रफ्तार काम कर रही है। रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, यहाँ पे जो भी इनकी क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, उनको कवर किया जाता है, ठीक है। जिसमें 42 ब्लॉक्स जो है वो एप्पल पे है, 39 ब्लॉक्स जो है मैंगोस के लिए, 14 ब्लॉक्स प्लम्स के लिए, 5 ब्लॉक्स पीचेस के लिए, 18 ब्लॉक्स सिट्रस फ्रूट्स के लिए। तो इस तरह से इनको कवर किया गया है। ये वही स्कीम है जो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर भी पढ़ी। और उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉर्पोरेशन, हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, इसका पूरा फॉर्म हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, पूरा फुल फॉर्म होगी HPMC। इंपॉर्टेंट काम कर रही है जितना हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है।
जितना भी हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उसको आगे फर्दर क्या कर रही है, प्रोसेस कर रही है, प्रोसेस करके मार्केट कर रही है और अच्छा कर रही है, ठीक है। अच्छा खासा टर्नओवर देखा गया फाइनेंशियल ईयर में, अगर 21-22 की बात करते हैं तो 113 करोड़ का टर्नओवर देखा गया है, काफी अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे जगह जगह पे कोल्ड स्टोरेज सेंटर भी ओपन कर रहे हैं, यूनिट ओपन कर रहे हैं। एचपीएमसी की प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है वो आप एक बार अच्छे से इन चीज़ों को देखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ें और थोड़ी अच्छे से दी गई हैं। एचपीएमसी क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है इसके ऊपर मेंस में भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसकी जो है फाउंडेशन 10 जून 1974 को हुई थी, ठीक है, फाइन। और अभी रिसेंटली जो इन्होंने एचपीएमसी ने सक्सेसफुली ऑपरेट किए 4 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स, कहाँ कहाँ पे किए हैं, शिमला में, जरोल टिक्कर कोटगढ़ वाले रीजन पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एप्पल वगैरह एप्रिकॉट एप्पल वगैरह इनकी कल्टीवेशन काफ़ी अच्छे से है, तो यहाँ पे किसी तरह की दिक्कत ना आए फार्मर्स को। बेसिकली यहाँ पे एप्पल ग्रोइंग एरिया है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे जरोल टिक्कर कोटगढ़, यहाँ पे गुम्मा कोटखाई ऊटी कुमारसेन और रोडू शिमला में, ठीक है। तो सारी शिमला में है। रोडू एरिया में भी 700 मीट्रिक टन का जो है इन्होंने कोल्ड स्टोर ओपन किया है। तो ये और भी कुछ इनिशिएटिव इन्होंने लिए हैं और अच्छा खासा काम कर रहे हैं, ठीक है, एचपीएमसी। तो ये था पूरे के पूरे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। मैंने चीज़ें थोड़ी सी स्पीडअप में की हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो भी मैंने डिस्कस की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। किसी तरह का कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है, फाइन। आज की वीडियो से इतना ही। कीप डूइंग योर हार्ड वर्क एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।